सभी दोस्तों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। हमारे चैनल का नाम है राजेंद्र जीएस एकेडमी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारा जो प्राचीन भारत था कुछ इस तरीके से दिखता था, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था। अब ये बात अलग है कि ये आधुनिक समय में ये अलग हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए प्राचीन भारत के अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल है, ताम्रपाषाण युग है, सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके अंतर्गत सब टॉपिक हैं कुछ। सिंधु घाटी सभ्यता में इनके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, इनके नगर योजना कैसी थी, आर्थिक जीवन क्या था, उद्योग धंधे क्या थे, सामाजिक जीवन कैसा था, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, कैसे इसका विनाश हुआ सभ्यता का, ये टॉपिक है इसमें। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है। उसके बाद हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, और उसके बाद मौर्योत्तरकालीन वंश, गुप्त काल वंश, ठीक है, वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, विजयनगर साम्राज्य, और उसके पहले हमारे भी चले भी थे, दक्षिण भारत का इतिहास भी चला था। इसके अंतर्गत वंश हैं चेर वंश, चालुक्य वंश, और उसके अंतर्गत भी हैं बादामी वातापी के चालुक्य, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल साम्राज्य, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य। तो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये प्राचीन भारत में इतने टॉपिक आते हैं। तो देखिए आते हैं फिर मेन टॉपिक पे। प्रागैतिहासिक काल क्या था? प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक इरा बोलते हैं, यानी इतिहास से पहले का काल, प्री हिस्टोरिक इरा। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। अब पुरातात्विक स्रोत क्या कहते हैं? जैसे खुदाई में हमें क्या क्या मिले, मृद भांड मिले। मृद भांड मतलब घड़े वगैरह थे, इनके टीले वगैरह मिले। ठीक है, और खुदाई में पूरे की पूरी दीवारें मिली, पूरे स्नानागार भी मिले हैं। कुछ इस तरह के जो हमारे स्रोत मिले हैं वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ठीक है, इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में तो प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, लिखित रूप में कुछ नहीं मिला है, इसलिए ये प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग बोलते हैं, यानी पत्थरों का युग। पत्थरों का युग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय के हथियार जो थे पत्थर वाले थे। ठीक है, पत्थर वाले हथियार थे और इनसे ही अपना शिकार वगैरह करते थे, उनसे ही अपना जीवन गुजारा करते थे। और बाद में पत्थरों के रगड़ने से आग भी जलाई है, ये भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा इसमें। तो प्रस्तर युग क्यों बोलते हैं? क्योंकि पत्थरों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रह गए थे। प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ होता है? तो इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल का जो समय इतिहासकारों ने बताया था, तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, जिसकी अवधि रही है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक, और इसमें क्या क्या था, शिकार करना था और अपने जो खाना वाना था उसको स्टोर कर सकते थे ये। उसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल, ये इसको माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या था, इसमें भी सेम था, शिकार करना था और पशु पालते थे। तो पशु जो पालने वाला था वो किस में था? मध्य पाषाण काल में, यानी मध्य पाषाण काल में पशु पाले जाते थे, ऐसे हमें स्रोत मिले हैं। हड्डियाँ वगैरह मिली हैं कब्रों में, उनसे ही पता चला था। उसके बाद आता है हमारा नवपाषाण काल, यानी नियोलिथिक एज। तो इसका जो अवधि थी पूरे विश्व में मानी जाती है 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक, लेकिन भारत में मानी जाती है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ठीक है, पूरे विश्व में मानी जाती है 9,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और भारत में मानी जाती है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या था मेन? खाद्य उत्पादक, यानी अपने जो खाने पीने का था खुद उत्पाद कर सकते थे, जो वगैरह बोल लेते थे। ठीक है, स्थिर थे और अपने समुदाय में रहते थे, यानी लोग मिलजुल कर रहते थे। देखिए कुछ इस तरह से ये शिकार करते थे। शिकार करने को आखेट बोलते हैं। पत्थरों से रगड़ के आग जला ली, ताप लिए। ठीक है, और उसके बाद ये पशु भी पालते थे। तो सबसे पहले हम इन 3 टॉपिक्स में से पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत था, इसका जो अवधि मानी जाती है, जरूरी नहीं है ये अवधि, वैसे इसमें 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो देखिए मेन टॉपिक ये आता है हमारा, निम्न को छोड़िए पूरा पाषाण काल में हमारी क्या होती, आग का आविष्कार हो चुका था। 2 पत्थरों को टकराया, चिंगारी फैली, आग लगा ली। बहुत इंटेलिजेंट थे उस समय के मानव भी। मानव समूह बनाकर रहते थे और शिकार कर भोजन का संग्रह करते थे उस समय पे। तो पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे कौन कौन से थे? कश्मीर थे, राजस्थान का थार मरुस्थल था, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित बेलन घाटी इनका क्या था, स्थल था। उसके बाद भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी, ये मध्य प्रदेश में थे, सोहन नदी घाटी कर्नाटक,
एवं आंध्र प्रदेश इत्यादि थे। और इनके जो मुख्य औजार क्या थे उस समय पे पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में ये थे हमारे क्वार्जाइट पत्थर के बने कुल्हाड़ी। किस तरह की थी आगे दिखाऊंगा, फोटो है इसमें, ठीक है। हाथ वाली कुल्हाड़ी थी और हस्त कुठार थे। एक इनकी हंसिया टाइप की थी, मतलब हस्त कुठार हैंड एक सी थी, ठीक है। आगे दिखाऊंगा, आगे मैंने फोटो इसमें डाल रखे हैं। गंडासे भी था जिसको इंग्लिश में चॉपर बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल। इसकी अवधि जो मानी गई है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल को फलक संस्कृति बोलते हैं, यानी फ्लेक कल्चर बोलते हैं। अब फ्लेक कल्चर क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने में क्वार्टजाइट की जगह जेस्पर और चट इत्यादि चमकीले पत्थरों का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे फलक संस्कृति बोलते हैं। मतलब क्वार्टजाइट जो पत्थर होते हैं, जो हमारे रेलवे लाइन पर जो पड़े पत्थर होते हैं ना, वो मेनली क्वार्टजाइट वाले पत्थर होते हैं। तो उसकी जगह जेस्पर और चट, जो हमारे चमकीले पत्थर होते हैं जिसमें थोड़ी चमक होती है और चिकने होते हैं, उनको बोलते हैं जेस्पर और चट पत्थर, ठीक है। इन पत्थरों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, इसलिए इसको फलक संस्कृति भी बोलते हैं। आग का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाने लगा था मध्य पूरा पाषाण काल में। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था, ठीक है। प्रमुख स्थल कौन कौन से थे इसके? मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का डिडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और पश्चिम बंगाल का बाकुंडा एवं पुरुलिया, ये इसके प्रमुख स्थल थे। इसमें क्या कहते हैं मुख्य औजार? पत्थर की पपड़ियों के बने फलक, छेदनी, खुरचनी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। हथियारों में क्वार्टजाइट के अलावा जेस्पर एवं चट पत्थरों का प्रयोग भी होता था। उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की अवधि को माना जाता है। इस काल में होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का उदय हुआ था, मतलब जो कुछ खड़े होकर चल सकते थे, ठीक है, खड़े होकर चल सकते अच्छी तरह से, और कुछ रहने से देखने में भी कुछ आधुनिक मानव जैसे लगे, तो ऐसे मानवों का युग स्टार्ट हो गया था। इस काल का मानव शिलाश्रय रॉक शेल्टर में रहने लगा था, सीधे सीधे बोले तो गुफाओं में रहने लगा था, पत्थरों वाली में। मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था, चित्र बना सकते थे पत्थरों से, ठीक है। इस काल के चित्रकारी के साक्ष्य मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। ये भी क्या एक तरह का पुरातात्विक स्रोत है। भीमबेटका गुफा में जो चित्रकारी प्राप्त हुई थी वो कब की थी? प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है। प्रमुख स्थल कौन कौन से थे इसमें? उत्तर प्रदेश में स्थित बेलन घाटी, महाराष्ट्र स्थित बीजापुर इनाम गांव केरल, और चित्तूर झारखंड, छोटा नागपुर कहाँ? झारखंड में। ये क्या थे? इसके प्रमुख स्थल थे। और प्रमुख औजार कौन कौन से थे? हड्डियों से बने औजार, फलक, तक्षणी एवं सल्क। तो देखिए मतलब ये है क्वार्टजाइट पत्थर, ठीक है। और इसमें ये खुरचनी वगैरह हैं, ये सब क्या थे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये उस समय के ये हथियार थे। और इस तरह की चित्रकारी करते थे पत्थरों पे, बड़ी अच्छी चित्रकारी करते थे उस समय के। ये भी क्या एक तरह का पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद आता है हमारा पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो अवधि मानी जाती है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो येलो कलर में है, ठीक है। पूछ लेता है एग्जाम में कि मध्य पाषाण काल की अवधि क्या क्या थी। इस काल के मानव मछली पकड़कर, शिकार करके और खाद्य सामग्री एकत्रित कर जीवन यापन करते थे, एडवांस हो चुके थे पहले से। मानव द्वारा पशु पालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल के मानवों को प्राप्त हुआ है। पशु पालते थे किस काल के लोग? मध्य पाषाण काल के लोग, ठीक है। मानव द्वारा पशु पालन के साक्ष्य राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ने चाहिए। इस काल के मानव, कौन से काल के? मध्य पाषाण काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते थे। इसका प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, के स्तंभगढ़ के रूप में मिलता है। एक स्थान पर रहते थे, स्थायी निवास समुदाय में रहते थे। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? साक्ष्य जो मिले हैं सराय नाहर राय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। इस काल के मानवों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। आपको ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सराय नाहर राय किस राज्य में है? अगर उत्तर प्रदेश में भी है तो कहाँ से है? ठीक है, प्रतापगढ़ से है और उत्तर प्रदेश में है। तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना।
इतिहासकारों का कहना क्या है, मातृ देवी की उपासना और सावधान की पद्धति संभवतः इसी काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, देवी वगैरह को पूछते थे ये भी, और सावधान की जो पद्धति, जब सबको किस तरह से जमीन के अंदर गाड़ना है, तो इसकी पद्धति जो मानी जाती है वो मध्य पाषाण काल में मानी जाती है। और इसके जो प्रमुख स्थल थे, बिहार का पायसरा मुंगेर, राजस्थान का बागौर, गुजरात का लंगनाज, उत्तर प्रदेश से सराय नाहरराय, फेमस हो गई तो नाम तो, और महागढ़, ये भी उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश स्थित आदमगढ़, ठीक है, होशंगाबाद जिले में पड़ता है ये। और मध्य प्रदेश में क्या, भीमबेटका, ठीक है, यहाँ से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये इसके प्रमुख स्थल हैं। और मध्य पाषाण काल में जो प्रमुख औजार यूज हुए हैं, तीर कमान का आविष्कार इसी काल में हुआ था। तीर कमान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर कमान का जो आविष्कार हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। इस काल के हथियार भी पत्थर और हड्डियों के बने होते थे, लेकिन ये पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण भी कहा जाता है। हथियार छोटे होने की वजह से लघु पाषाण और माइक्रोलिथ इसको कहा गया है। हथियारों में लकड़ी और हड्डियों के हत्थे लगे हंसिए एवं आरी आदि हथियार मिलते हैं। नुकीले क्रोड, त्रिकोण, ब्लेड और नवचंद्राकार ब्लेड, ये नहीं ब्लेड जिलेट वाला, वैसे ही पत्थरों के ब्लेड, ठीक है, जो उसको घिस घिस कर बिल्कुल धार बना ली थी उसमें, और नवचंद्राकार आदि आकार के प्रमुख हथियार थे। तो देखिए तीर कमान थे इसके, ये हड्डियाँ वगैरह लगा ली घिस घिस के इन्होंने, कुछ में पत्थर भी लगे हैं, ये देखिए हड्डियाँ इन्होंने आगे से लगा रखी हैं और लकड़ी में बांध रखी हैं। ये बांधी किससे हैं, पेड़ की साथ डाली से बांधी होंगी इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से पत्थर इन्होंने बांध रखे हैं। और ये देखिए नुकीले पत्थर आग जला ही लेते थे। ये क्या, हड्डियाँ हैं, तीर कमान और क्या है, तीर, ये इस समय के हथियार थे। नंबर 3, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल विश्व के लिए 9000 ईसा पूर्व से और भारत के लिए 7000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल विश्व के लिए 9000 ईसा पूर्व और भारत के लिए 7000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार और हथियार बनाना भी इसी काल की विशेषता थी। पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग भी किया जाता था, ठीक है। इस काल में मिट्टी के बने बर्तन, यानी जिनको मृदभांड बोलते हैं, का प्रयोग, उनमें विविधताएं मिलती हैं। नवपाषाण काल में इतने प्रयोग हो गए थे। जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, किससे मिले हैं, नवपाषाण काल में। ग्राम समुदाय का प्रारंभ और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास भी संभवतः इसी काल में हुआ था, ठीक है। कंफर्म नहीं है, मतलब संभवतः माना जाता है कि इसी काल में हुआ था। मानव घर बनाकर एक ही स्थान पर रहता था। इस काल के मानव गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे। इस काल के मानव, किस काल के, नवपाषाण काल के मानव, जिसे मिट्टी और शस्त्रखंडों से बनाया जाता था। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इस काल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से जो जौ, गेहूं, खजूर और कपास की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहते थे, ठीक है। जो हमारे मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, जो वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, जौ के मिले हैं कि जौ की खेती होती थी उस समय, गेहूं की खेती होती थी, खजूर की और कपास की भी होती थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, ठीक है। जौ कुछ इस तरह से, जिसको नहीं पता देख लीजिए, जौ कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। और ये बाकी इनके चिकने पत्थर हैं। उत्तर प्रदेश के कोलडीवा, इलाहाबाद से, कोलडीवा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, से 6000 ईसा पूर्व के चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यानी इस प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं चावल उत्पादन के, कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से ही, कि उस समय चावल का उत्पादन भी होता था, यानी खेती करना जानते थे। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास, यानी गड्ढा रूपी घर, हड्डी के औजार भी मिले हैं। साथ ही कब्रों के मालिक के सबों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। कुत्ते पालन करते थे, यानी कुत्तों को पालते थे, तो इसका साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, नवपाषाण काल से। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया था। बिहार के चिरांद कहाँ है, सारण जिले में, से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरन के सींगों से बने उपकरण भी मिले हैं। कुंभकारी, यानी जो घड़ा बनाते थे, सर्वप्रथम इसी काल में मिलती हैं। बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड मतलब पॉलिश किया हुआ, धूसर मृदभांड यानी सिलेटी कलर वाला घड़ा, और चटाई की छाप वाले मृदभांड भी मिले हैं। कर्नाटक के पिकलिहल से राख के ढेर तथा निवास स्थान मिले हैं। राख के ढेर और निवास स्थान भी मिले हैं, खुदाई में मिले हैं सब। यहाँ के निवासी पशु पाला करते थे, तो इसके साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं, ठीक है, कर्नाटक के पिकलिहल से। प्रमुख स्थल कौन कौन से थे उस समय के,
नवपाषाण काल में। सरुतरु और मारकडोला ये असम में थे। उतनूर आंध्र प्रदेश। चिरान सेनुआर ये कहाँ है? बिहार में। बुर्जहोंग गुफराल कश्मीर। कोल्डिवा महागढ़ उत्तर प्रदेश। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। और ब्रह्मगिरी कोडक्कल पिकलीहल सेंगनकल्लू ये कहाँ? कर्नाटक में। मेहरड है ही पाकिस्तान में। ठीक है, ये इसके कहाँ थे? प्रमुख स्थल थे। अब हमारा देखिए उसके बाद आता है प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है हमारा ताम्रपाषाण युग। ताम्र मतलब तांबा। ठीक है, तो इस काल में तांबे की खोज हो गई थी। तांबे से बने हथियारों का प्रयोग भी होता था। देखते हैं आगे चल के। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ। ठीक है, ताम्रपाषाण युग का या ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग बहुतायत में होने लगा था। यानी पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग। ठीक है, तांबे की धातु ली और उसको ऊपर पत्थर लगा दिया, बन गया हथियार। ठीक है, इसलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग कहा जाने लगा था। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि क्या करते थे? वे मुख्य अनाज, गेहूं, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहन फसलें भी उगाया करते थे। यानी कृषि बहुत वास्ट स्टेज में होने लगी थी। वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर पाला करते थे। हिरन का शिकार करते थे। वह ऊंट से परिचित थे। ठीक है, इस बात के भी साक्ष्य ऊंट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः इस संस्कृति या युग के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण यानी प्रागैतिहासिक काल में पता नहीं चला। जो हमारे तीनों काल बीत चुके हैं उनमें भी घोड़े का नहीं चला था पता, तो यहाँ भी कह सकते हैं कि घोड़े से यहाँ ये भी परिचित नहीं थे ताम्रपाषाण काल युग के लोग। ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांवों में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ स्थित थीं। इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वह पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ठीक है, ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे। साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति, जिसको टेराकोटा भी बोलते हैं, के कारीगर थे। साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथ दांत के शिल्पी और चूना बनाने में ये कारीगर थे। क्या क्या बनाने में? कुंभकार, गड़ा, ठीक है, धातु के भी, ठीक है, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर थे। यानी हाथी दांत के जो कुछ डिजाइन वगैरह बना लेते हैं उनको भी बना सकते थे ये लोग। ताम्रपाषाण काल के अधिकतर मृत भांड काले व लाल रंग के थे। ये रंग भी याद रखना जरूरी है। मिट्टी की स्त्री रूपी मूर्ति से प्राप्त होता है या ज्ञात होता है कि ताम्रपाषाण कालीन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और संभवतः वृषभ, सांड, ठीक है, सांड यानी बैल वाला, ठीक है, सांड को वृषभ बोलते हैं, धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ठीक है, वृषभ जिसको सांड बोलते हैं, धार्मिक पंथ का प्रतीक कौन था? वृषभ। आगे देखते हैं। देखिए ये तांबे के लगे हैं, ये तांबा है, ठीक है, और इसके अंदर का नुकीले पत्थर भी लगा दिया इन्होंने। कहीं कहीं हड्डियों में भी फिट कर रखा है। देखिए हड्डियों में फिट कर रखा तांबा इन्होंने। बहुत जुगाड़ी थे उस समय के लोग भी। भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ कौन कौन सी थी? ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहार, ठीक है, उदयपुर में पड़ता है। ये गिलुंद राजसमंद में पड़ता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोखे, नेवासा, सोनेगांव और देमाबाद जो अहमदनगर में पड़ता है। अहमदनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चंदौली, कोल्हापुर, इनाम गांव, इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यही मिली है। ठीक है, कहाँ मिली है? इनाम गांव में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक बार आ चुका है। यानी ताम्रपाषाण युग की जो सबसे बड़ी बस्ती है कहाँ मिली है? इनाम गांव में। और ये कहाँ पड़ता है? पुणे में। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा, मंडला, एरण, गुना, ठीक है, इस काल के प्रमुख क्या थे? ये स्थल थे। प्रागैतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल के बाद अगली जो सभ्यता आती है वो आती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पियन सभ्यता आदि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का क्या है? मुख्य केंद्र है। कुछ कहते हैं कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए। सिंधु सभ्यता को अंग्रेजी में बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन।
सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे। बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार, कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि स्थित थे। मतलब सब कुछ जैसा अपना मॉडर्न टाइम है इस तरह से ही था कुछ उनका। ठीक है। साथ ही इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। इनके निर्माण में तांबे, चांदी, कांस्य आदि का प्रयोग किया। ठीक है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता का काल निर्धारण। किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या अपना मत दिए हैं या क्या क्या ईस्वी बताई हैं वो इसमें हम देख रहे हैं। एच हेरास के अनुसार, ठीक है, नक्षत्रीय आधार पर इन्होंने बताया था 6000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म लेने से भी 6000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता विकसित थी। ठीक है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व, जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मेकी के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व। लेकिन दो ये जो लास्ट वाले हैं इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है। ठीक है। और इन्हीं को ही माना जाता है सबसे ज़्यादा। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और जो रेडियन कार्बन पद्धति के अनुसार जो साइंटिफिक तरीके से निकालते हैं, ठीक है, वो निकाली गई है 2350 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। बहुत सारे स्थल हैं। ठीक है। सबसे पहला स्थल आता है इसमें मोहनजोदड़ो। आपने एक फिल्म देखी होगी मोहनजोदड़ो, जो ऋतिक रोशन की है। अगर आपने देखी होगी तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो से। अगर जिसने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें, वीडियो भी देख लें लेकिन उसको भी देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी उसमें। ठीक है। क्योंकि हम वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं तो हमें जल्दी याद रह जाता है, लेकिन जब किताबें पढ़ते हैं तो साथ में ये ऐसे याद रह नहीं पाता है। मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई की थी सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने। ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला क्यों होता है? मैंने मोहनजोदड़ो पिक्चर में देखा था क्यों कहा जाता है, उससे ही सीखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लकड़ी की बल्लियाँ वगैरह होती हैं, तो जो भी इंसान मर जाता था तो उनको उस पर टांग देते थे। पता नहीं क्यों टांगते थे, लेकिन वहाँ पर टांग देते थे इस तरह से। बहुत सारी बल्लियों पर अलग अलग सबको टांगते थे। ठीक है। हो सकता है द्वेषपूर्ण टांगते हो किस तरह से। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। एक तरह की वहाँ पे एक इनका लोकेशन थी, टीला था, जहाँ पे इनको लोगों को सबों को वहाँ पर गाड़ते थे। ठीक है। जो मोहनजोदड़ो शहर था इनका, हिंदू से हड़प्पा सभ्यता का, वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। अब ये है, इसकी करंट लोकेशन कहाँ पे है? ये सिंध में है। सिंध पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में मौजूद है। सिंध क्या है? पाकिस्तान का एक राज्य है। ठीक है। और लड़काना क्या है? ज़िला है। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं या क्या क्या यहाँ से मिला है? सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार यानी बहुत बड़ा वाला स्विमिंग पूल, पुरोहितों के आवास, सभागार, कांस्य से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, तांबे का ढेर मिला है, पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है, घोड़े के दांत मिले हैं, सेलखड़ी से बना बाट मिला है, चिमनी, साधु की मूर्ति इत्यादि आइटम मिले हैं। अब देखिए दूसरा इसका जो शहर है कालीबंगा है। इसकी खुदाई की थी वर्ष 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी तथा बीके थापड़ द्वारा 1960 में करवाई गई थी। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। देखिए हमारे 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो कालीबंगा की खुदाई किसने की, कब की? ठीक है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा शहर की कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है और गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे है। नदी अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है। पूछा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन नदियों के नाम विशेष तौर से हमें याद करने की आवश्यकता है। अब यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें यानी डिजाइन की गई ईंटें, बेलनाकार मोहर है, सेम वैसे ही मोहर जैसे कि इराक की जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वहाँ पर भी ऐसे ही थी। ठीक है। खेती के साक्ष्य की खेती भी करते थे ये लोग। जुते हुए खेत जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी। लकड़ी के बने पाइप भी वहाँ से मिले हैं। अगला आता हमारा मेन हड़प्पा। इसकी खुदाई की थी वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने।
और इसके इनके असिस्टेंट है माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, यह पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किसके किनारे स्थित है? रावी नदी के। ठीक है, कहाँ पे है? पंजाब में, मांटगोमरी जिले में। अब यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मुहरे, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र अंकित। ठीक है, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन, यानी बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ था। बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ, धोती पहने 1 मूर्ति, कांसे का सिक्का, संग से बना बेल, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूँ प्राप्त हुए हैं, कतार में बने श्रमिक आवास आदि। अगला है चन्हूदड़ो। ठीक है, इसकी खोज वर्ष 1931 में NG मजुमदार द्वारा की गई थी, जिसे पुरातत्वविद मेके ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। ठीक है, सबसे पहले की गई थी 1931 में और उसके बाद 1935 में इसको आगे बढ़ाया मेके ने। यह स्थल सिंध पाकिस्तान जिले में मौजूद है। ये भी यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? वक्राकार ईंटें देखिए सबसे पहले यहीं पे मिली हैं चन्हूदड़ो में। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग भी मिला है। तो देखिए, आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। वक्राकार ईंटें कहाँ मिली हैं? चन्हूदड़ो में। ठीक है, लिपस्टिक जो मिली है सजने संवरने के लिए वो मिली है चन्हूदड़ो में। आपको 2 मेन टॉपिक इसमें याद करने हैं। चन्हूदड़ो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। अगला है बनवाली। इसकी खोज की थी 1973 में RS बिष्ट के द्वारा। यह स्थल कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ से मिला है तांबे का बना वणाग्र। वणाग्र मतलब बाण के आगे का जो भाग होता है, तिकोना पोर्शन। ठीक है, तांबे का बना हुआ मिला था ये ला। कुल्हाड़ी मिली थी, हल्की आकृति का खिलौना मिला था, पत्थर व ईंट के मकान मिले थे, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान भी मिले हैं। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है। इसकी खोज की गई थी वर्ष 1957 में रंगनाथ राव द्वारा। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? अग्नि वेदिका, यानी जहाँ पर अग्नि वेदिका मान सकते हैं जहाँ पर आग जलाने का स्थान था। ठीक है, जहाँ पर आग जला सकते थे वो स्थान। ठीक है, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मुहर, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मूर्ण मूर्ति, मम्मी की आकृति, चक्की अनाज पीसने के लिए, चालाक लोमड़े की कहानी के सबूत भी मिले हैं, यानी इसकी कहानी बहुत पुरानी है। अगला शहर है आलमगीरपुर। इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। देखिए, यूपी के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है। आलमगीर कहाँ है? मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। खुदाई की गई थी 1958 में जगदत्त शर्मा के द्वारा। रोपड़, इसकी खुदाई वर्ष 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पंजाब राज्य में है। खुदाई 1953 में जगदत्त शर्मा के द्वारा। इससे पहले भी आलमगीरपुर और रोपड़ वाली जो खुदाई की गई थी ये भी की गई थी जगदत्त शर्मा के द्वारा। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह। पहले के लोग कुत्ते को इंसानों के साथ ही कब्र में दफन कर देते थे। सुरकोटड़ा, कोटदा होगा इसके। ठीक है, इसकी खुदाई वर्ष 1964 में जगदीप जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं घोड़े की हड्डियाँ, अनूठी प्रकार की कब्रगाह। अगला है सुतकांगडोर। इसकी खुदाई वर्ष 1927 में ओरेल स्टैन के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल बलूचिस्तान में दास नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी की बनी चूड़ियाँ मिली हैं, राख से भरा बर्तन मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और मनुष्य की हड्डियाँ भी मिली हैं। अगला है धोलावीरा। इसकी खोज वर्ष 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर व मानसा नदी के बीच स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला भाग, निचला नगर। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष,
चारों ओर दर्शकों को बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड, विभिन्न प्रकार के जलाशय भी इसमें मिले हैं। अगला है राखी गढ़ी। इसकी खुदाई वर्ष 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती तथा दूधवती नदियों के पास स्थित है। ठीक है, सरस्वती याद रखना मेनली। धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी। ठीक है, तो इसका मतलब धोलावीरा सबसे बड़ा हो गया, राखी गढ़ी दूसरे नंबर का हो गया सबसे बड़ा नगर। अगला है कोट दीजी। इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा की गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। अब यहाँ से जो साक्ष्य मिले हमें, चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, चांदी के 12 सिंगा का नमूना मिला है। अगला है अलादीनो। इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा की गई थी। फेयर सर्विस, यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के पास स्थित है। कुणाल, यह स्थल हरियाणा में स्थित है। यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हरियाणा के कुणाल से। अली मुराद, यह स्थल सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ से मिले हैं पीतल कांसे की बनी कुल्हाड़ी, बेल की छोटी मूर्ति। रंगपुर, इसकी खुदाई 1953 में रंगनाथ द्वारा की गई थी। यहाँ से कच्ची ईंटों से बना दुर्ग, धान की भुस्सी भी यहाँ से मिली थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में प्रयोग की धातु। इस सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था। हालांकि चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया, लेकिन तांबे का सबसे ज़्यादा किया जाता था। सिंधु सभ्यता में परिवहन व्यवस्था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में किस चीज़ का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर कहा जाता है सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा परिवहन के लिए बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा और चन्हुदड़ों से कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है तथा बनवाली में सड़कों पर बने बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त हुए हैं, जिससे यह माना जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते होंगे। लोथल से पक्की मिट्टी की नाव तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतकाकोह आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा कहा जा सकता था कि बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना ही सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। जालीनुमा सड़कें व गलियां, सुनियोजित जल निकास प्रणाली, मतलब नालियां भी ठीक ठीक बनी थी, चौड़ी बनी हुई थी, एवं पक्की ईंटों का प्रयोग आदि कई विशेषताएं सिंधु सभ्यता में देखने को यहाँ पे मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बने हुए थे। ठीक है, मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी की ईंट एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांशतः ईंट जिनका जो आकार था वो आयताकार था। ठीक है, ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात कितना था, 4:2:1। नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ होता था। ठीक है, तो नगर का दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे बनाया गया था। ऊंचे भाग को दुर्ग और निचले भाग को निचला शहर का नाम दिया गया। दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया जाता था, इसलिए यह ऊंचे होते थे। देखिए द्वारा पढ़ लेते हैं। इसमें नगर को हम 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, तो नगर का दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे बनाया गया था। ऊंचे भाग को दुर्ग और निचले भाग को निचला शहर का नाम दिया गया था। दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाया जाता था, इसलिए यह क्या होते थे, ऊंचे होते थे। दुर्ग में खाद्य भंडार, गृह, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, धार्मिक इमारतें तथा जन इमारतें थीं। निचले भाग में लोग रहा करते थे, तो लोगों का रहने का स्थान क्या था, निचला भाग। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता इसके जल निकास प्रणाली थी।
सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति यानी जालीनुमा में बनाया गया था। सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति कुछ इस तरह से बनाया गया था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सड़क और नालियाँ भी बनाई गई थी। जैसे सड़क और उनके बराबर में नालियाँ भी बनी हुई थी। ठीक है, और ये सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का पता तो चले गया, इस तरह से कट करती थी। ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री की क्या होता है? समकोण। आगे बढ़ते हैं। नालियाँ ईंटों तथा पत्थर से ढकी होती थी, जिनके निर्माण में प्रमुखतः ईंटों और मोटार का प्रयोग किया जाता था, पर कुछ जगह चूने और जिप्सम का प्रयोग भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलती थीं। ठीक है, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। फिर से पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलती थीं, मतलब सड़क के अपोजिट में। ठीक है, इधर सड़क था तो इधर मकान था तो इधर की तरफ खुलती थी। ठीक है, दूसरे साइड में। लेकिन लोथल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मकान में स्नानागार प्रमुखतः गली अथवा सड़क के नज़दीक बनाया जाता था। मकान में जो स्विमिंग पूल था, ठीक है, जहाँ पर स्नानागार या बोलते हैं बाथरूम, गली अथवा सड़क के नज़दीक बनाया जाता था, जिससे क्या होता है, जल निकासी आसानी से हो सके। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला है, वही स्विमिंग पूल बड़ा वाला, जो कि 11.88 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है इसमें, ठीक है, फोटो के साथ देखते हैं। ठीक है, जो कि 11.88 मीटर लंबा, जिसको 39 फीट बोलेंगे, ठीक है, 39 फीट लंबा और 7 मीटर या 23 फीट चौड़ा, 2.43 मीटर यानी 8 फीट गहरा था। ठीक है, संभवतः इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था, मतलब ये नहाने वहाने के लिए नहीं था, ये सिर्फ क्या था, अनुष्ठान कार्य के लिए था। जैसे हवन वगैरह कुछ होते थे, पूजा पाठ वगैरह उनके लिए होते थे। आप इसमें देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे उस समय हो सकता है पानी तो होगा ही, स्नानागार है तो, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, सीढ़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत फेमस है, ठीक है, ये स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है वहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन बिल्कुल कैसा था, या वहाँ के लोग कैसा जीवन जीते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन बिल्कुल सुखी था और सुविधापूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन मुख्य आधार जो था इनका परिवार था। सिंधु वासियों में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था आज की तरह। सिंधु वासियों का परिवार मात्र सत्तात्मक होता था। इस बात का अनुमान बहुत संख्या में खुदा से प्राप्त नारी मूर्तियों से होता था। मतलब जो नारी की मूर्तियाँ मिली हैं उनसे लगता था कि लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस उस टाइम पे दी जाती होगी। हड़प्पा की खुदाई में छोटे और बड़े घर आसपास मिले हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि गरीब और अमीर में कोई भेदभाव उस समय नहीं रहा होगा। सिंधु सभ्यता का समाज व्यवसाय के आधार पर कई वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, कुछ व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे और श्रमिक थे। व्यापारिक, पुरोहित, शिल्पकार और श्रमिक। मिट्टी, सोने, चांदी और तांबे आदि से बने बर्तनों का प्रयोग उस समय किया जाता था। कृषि के लिए धातु एवं पाषाण पत्थर, जिसे पाषाण क्या बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, से बने औजार एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। सिंधववासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण किया करते थे। शाकाहारी भोजन के रूप में प्रमुखतः गेहूँ, चावल, जौ, तिल तथा दालें आदि ग्रहण किया करते थे। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए शिकार करना, गाना बजाना, नाचना और जुआ खेलना आदि करते थे। पाशाही को प्रमुखतः खेलता, ठीक है, कह सकते हैं लूडो टाइप। मछली पकड़ना तथा चिड़िया का शिकार करना नियमित क्रियाकलाप था, यानी डेली करते थे। यह क्रियाकलाप मनोरंजन और भोजन दोनों के लिए किया जाता था। आज भी ऐसा ही होता है, बदला क्या है। आभूषण में भुजबंद, ठीक है, मतलब भुजा पे कुछ बंधा हुआ होता था सोने चांदी का। कड़ा जो हम हाथ में पहनते हैं, कंठार जो गले में पहनते हैं, हंसली वो भी गले में पहनी जाती हैं, और कर्णफूल यानी कुंडल वगैरह आदि का प्रयोग किया जाता था, जो कि सोने, चांदी, तांबे, सीम तथा हाथी दांत के बने हुए होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, यानी वो कमाई कहाँ से करते थे, क्या कमाई थी उनकी। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग पर आधारित था। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य पेशा क्या था, कृषि था। कृषि के साथ ही पशुपालन और व्यापार अर्थव्यवस्था के क्या थे, मुख्य आधार थे।
प्रमुखतः गेहूं तथा जौ की खेती की जाती थी। सूती वस्त्रों के अवशेष से ज्ञात होता है कि सिंधव निवासी कपास की खेती भी किया करते थे। यहाँ के निवासियों ने विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सिंधु सभ्यता से ही कपास की खेती के प्रमाण हमें मिलने शुरू हो गए थे। इस सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे, जहां खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत मात्रा में मिलता है। ठीक है, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ते, खरगोश, हिरण, कुंवरदार वृषभ यानी कुंवरदार बैल, सांड आदि पशुओं को पाला जाता था। कुंवरदार वृषभ मोहरों पर अंकन बहुतायत मात्रा में मिलता है। यानी जो सिंधु सभ्यता की मोहर मिली है उन पर सांड, जिसको वृषभ भी बोलते हैं, उसके चित्र भी मिले हैं। बैल तथा भैंसों का उपयोग बैलगाड़ी और भैंसगाड़ी में यातायात के लिए किया जाता था। मतलब भैंसों को भी जोड़ देते थे गाड़ी वगैरह में, बैलगाड़ी में। ठीक है, बैलगाड़ी भैंसगाड़ी, भैंस जुड़ेंगे तो भैंसगाड़ी हो जाएगा ना। इसी के माध्यम से सिंधु सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरी जगह तक यातायात किया करते थे। आप पिक्चर देख लीजिए ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे वो बनाई गई है। और उसमें दिखाया भी गया है कि सिंधु नदी से कैसे इस सभ्यता का विनाश हुआ है। सिंधव निवासी घोड़े से परिचित थे। इसके साक्ष्य सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से अश्व अस्थि यानी घोड़े की अस्थि, ठीक है, लोथल और रंगपुर से अश्व की मूर्ण मूर्तियाँ, टेराकोटा की बनी घोड़े की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कृषि और पशुपालन के अलावा उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। कृषि और पशुपालन के अलावा उद्योग एवं व्यापार थे, जिनमें वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था, यानी टेक्सटाइल आज भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे एवं वस्तुएं पश्चिमी एशिया तथा मिस्र से प्राप्त हुई हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के व्यापारिक संबंध इन देशों से भी थे। किसके साथ थे? वेस्टर्न एशिया से भी थे और मिस्र से भी थे, कि लोग तो उस समय वहाँ पे भी रहते होंगे। ठीक है, अधिकांश मोहरों का निर्माण शेलखड़ी से हुआ है। सुमेर, जो वर्तमान दक्षिण इराक में है, से प्राप्त लेखों से ज्ञात होता है कि सुमेर के व्यापारी मेलवा, जिन्हें मेलवा बोलते हैं, ठीक है, सुमेर के व्यापारी को नहीं, एक्चुअली सिंधु प्रदेश के व्यापारियों को मेलवा बोलते हैं, यानी सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलवा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय, यानी कोई चीज़ लेना और उसके बदले में दूसरी चीज़ देना, एक्सचेंज देना, ठीक है, कर व्यापार किया करते थे। उस समय सिक्के विक्के नहीं थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के उस समय नहीं चले थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में मोहरों, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, अर्थात वस्तु के सामान के बदले दूसरी वस्तु ली और दी जाती थी। मैंने बताया नहीं कि मोहरों वगैरह या धातु के सिक्के वगैरह किसी का यूज नहीं होता था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का आदान प्रदान होता था। तो जो चीज़ उनके पास थी और कुछ अपने पास थी, मतलब आपस में आदान प्रदान कर लिया करते थे। वस्तु विनिमय बाटों द्वारा नियंत्रित होता था। यह बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, चमकीले पत्थर से। यह किसी भी निशान रहित घनाकार आकार के होते थे। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर था। यहीं से चावल की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन प्रमुखतः मातृ देवी पूजन पर आधारित था। खुदाई में काफ़ी अधिक संख्या में नारी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधववासी मातृ देवी की पूजा करते थे और परिवार में भी स्त्री के आदेशों का ही अनुसरण किया जाता था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन आगे क्या है? सिंधु या सिंधववासी मातृ देवी के साथ ही देवताओं की उपासना भी किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी, लेकिन मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें तो बनाई गई थी, लेकिन मंदिर नहीं मिले हैं, खुदाई में कहीं भी नहीं मिले हैं।
मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। बहुत पुरानी परंपरा है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। 3 मुख वाला, ठीक है, ध्यान लगा कर बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग, बाएं तरफ की एक गैंडा तथा एक भैंस एवं दाईं तरफ एक हाथी तथा एक बाघ है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। आसन है जिस पर बैठते हैं, ठीक है। इसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है। पशुपति वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की उपासना भी की जाती थी। वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अन्य अंधविश्वासों पर भी विश्वास किया करते थे। हड़प्पा से काफी संख्या में टेराकोटा, पक्की मिट्टी की नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक मूर्ति में नारी के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था, ठीक है, और संभवतः पूजा भी जाता था। इस काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। मुख्य रूप से एक सींग वाले जानवर की पूजा होती थी, जो संभवतः गैंडा हो सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह संभवतः यूनिकॉर्न हो सकता है। खुदाई में मोहरों पर कुबड़ वाले वृषभ यानी सांड का अंकन मिला है। संभवतः कुबड़ वाले वृषभ यानी सांड की भी पूजा की जाती होगी। आज भी की जाती है नंदी महाराज की। पवित्र पक्षी के रूप में फाख्ता, कबूतर की तरह का एक पक्षी जो भूरापन लिए लाल रंग का होता था, को पूजा जाता था। गुजरात के लोथल तथा राजस्थान के कालीबंगा की उत्खनन खुदाई में अग्निकुंड या हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं लोथल से, ठीक है। और राजस्थान के कालीबंगा की उत्खनन खुदाई में अग्निकुंड यानी हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह आपको पता है ना कैसे होता है, ठीक है। ये जो चिन्ह है ये किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में या खुदाई में समाधान यानी जो मुर्दों को गाड़ते हैं, ठीक है, मृत शरीर को दफनाने की जगह या कब्र प्राप्त हुए हैं। मृतकों को कब्रों में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में शवों के साथ मृत भांड अर्थात मिट्टी के बने बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। संभवतः सिंधु वासी मानते थे कि मृत्यु के बाद भी इन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता था, यानी काफ़ी अंधविश्वासी लोग होते थे। अब देखिए सिंधु सभ्यता कैसे खत्म हुई, कैसे इसका पतन हुआ। अब हम ये देखते हैं सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता तकरीबन 1000 वर्षों तक रही है। सिंधु सभ्यता के अंत के कारणों के बारे में इतिहासकार ये बताते हैं कि ये इसका पतन जो है वो जलवायु परिवर्तन से हुआ है। नदियों का जलमार्ग परिवर्तित हो जाना, जो आपको मोहनजोदड़ो फिल्म में भी दिखाया गया है, ठीक है। सिंधु नदी का जो मार्ग था वो बदल दिया जाता है वहाँ के कुछ लोगों द्वारा ही, तो फिर क्या होता है उस नगर में पानी घुस जाता है, फिर काफ़ी लोग डेथ ही हो जाती है उनकी, कुछ बच भी जाते हैं, ठीक है। बाढ़ को भी ये कारण मानते हैं कि बाढ़ आ गई थी, आर्यों को आक्रमण हुआ था, ठीक है, भूकंप आने के कारण और सामाजिक ढांचे में बिखराव के कारण इस सभ्यता का पतन माना जाता है। और अधिकतर विद्वान क्या मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप के कारण ही हुआ है। हालांकि सिंधु सभ्यता का विकास नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ था और इस क्षेत्र में बाढ़ का आना स्वाभाविक था, इसलिए यह तर्कसंगत लगता है कि सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण ही हुआ हो। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि केवल बाढ़ आने से इतनी विशाल सभ्यता का पतन नहीं हो सकता था। हालांकि मेरा भी मत है ये, क्योंकि बाढ़ जैसे भी केदारनाथ में आई है, बद्रीनाथ में बाढ़ आई है, सभी लोग तो एक्सपायर नहीं हो गए ना उसमें, कुछ बहुत सारे बचे भी हम लोग हैं। इसलिए बाढ़ के अलावा और भी कई कारण थे, जैसे आग का लग जाना, महामारी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। जैसे ही कोरोना वायरस फैल रहा है, बहुत लोग मरे भी हैं। बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी आक्रमण, अन्य कई कारणों से इस सभ्यता के अंत का समर्थन कोई विद्वान मानते हैं। और सिंधु सभ्यता के संबंध में क्या क्या राय हैं, कुछ विचारक हैं विचार और कुछ की मान्यता क्या क्या है। देखिए स्टुअर्ट पिगोट और गॉर्डन चाइल्ड है, इन्होंने कहा है कि बाहरी आक्रमण या आर्यों द्वारा आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई है। M.R. साहनी कहते हैं कि बाढ़ आना, ठीक है, बाढ़ आना जल प्लावन के कारण। मार्शल S.R. और रवि ये भी बाढ़ बता रहे हैं। G.F. हिल्स ये घग्गर के बहाव में परिवर्तन के कारण, घग्गर नदी पे पहुंचे, कुछ सिंधु नदी पे थे। K.V. आर. केनेडी
ये महामारी को बताते हैं कि महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। मार्शल और रॉयक्स बोलते हैं भूतात्विक परिवर्तन के कारण, यानी टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण। ये भी ज़्यादा वैलिड नहीं रखते हैं। ओरल स्टोन और एन घोष बताते हैं जलवायु में परिवर्तन। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन। और वॉल्टर फेयर सर्च बताते हैं वनों की कटाई, संसाधनों की कमी और पारिस्थितिकी असंतुलन। ठीक है, वनों की कटाई से मुझे तो लगता नहीं। खैर, विद्वानों का मत है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कोई विद्वान थोड़ा ही हूँ। लेकिन ये तो है कि बाढ़ से पूरी सभ्यता तो नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा ही होगा, मोहनजोदड़ो शहर था, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा था, कालीबंगा था, रोपड़ था, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने थे। पूरी सभ्यता थोड़ी नष्ट हो जाएगी, पूरे इलाके में एक साथ थोड़ी ना बाढ़ आ जाएगी। वहीं व्हीलर कहते हैं, व्हीलर ने अपनी किताब प्राचीन भारत में उल्लेख किया है कि सिंधु सभ्यता का पतन वास्तव में बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के कारण हुआ है। तो देखिए, ये सारे बोल रहे हैं, आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, एग्जाम में लिखना नहीं, एक्चुअली आप ऑप्शन टिक करना है। तो आप देख लीजिए बार KVR केनेडी ने महामारी बताया है, जैसे कि कोरोना वायरस फैल रहा है, इसी तरह से अगर कोरोना वायरस की दवा नहीं बनती, बहुत तेज़ी से फैलता, तो हो सकता है बहुत लोग, कई करोड़ क्या, आप विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब पहुँच चुकी है। ठीक है, 8 और 7 अरब के बीच में है। अगर बहुत सारे देशों में कोरोना वायरस फैला भी, आपको भी पता ही होगा, लगभग सभी देश इससे प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। अगर ये बहुत तेज़ी से फैलता, कोरोना कुछ इस तरह से होता है कि छूते ही इंसान मरने लगता, तो तब आधी जनसंख्या खाली हो जाती। तो महामारी भी एक रीजन हो सकता है सिंधु सभ्यता के पतन का। तो ये मेरे अपने विचार हैं। ठीक है, और बाकी ने बाढ़ भी बताया है, जलवायु परिवर्तन भी बताया है, वनों की कटाई, संसाधन की कमी और पारिस्थितिक असंतुलन भी